Hey everyone, welcome back to Minds Mind tutorial. So we started with the topic pyrosequencing. First of all, you must know that DNA sequencing and pyrosequencing are two different things. So in this lecture, we are discussing about pyrosequencing. In the previous lecture, we have seen the lecture number first for pyrosequencing, and in that lecture, we saw all the features for that technique. And if you will check the comment section for that video, you will see the difference between DNA sequencing and pyrosequencing. So now we are starting with the principle of pyrosequencing. So let's get started without a further ado. सबसे पहली बात आती है पायरोसीक्वेंसिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल और रोबस्ट होती है. इसके अंदर इन एडिशन टू द स्टैंडर्डाइज्ड रीएजेंट मिक्सचर, ये तो मेनली होता ही है. इसके अलावा यहाँ पर डीएनए का टेम्पलेट होता है, सीक्वेंसिंग प्राइमर होता है, एपीएस होता है. एपीएस क्या था? एपीएस था एडमोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट. मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था इसका फुल फॉर्म. लूसीफेरिन और कुछ एंजाइम्स जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, एटीपी, ये सारी चीजें इसमें होती है. उसके अलावा सल्फराइलेज, लूसीफरेज, अपाइरेज ये भी होते हैं. टू दिस रिएक्शन मिक्सचर, अब जो रिएक्शन मिक्सचर शुरू में बताया मैंने, वो जो होता है इसके अंदर 4 डीएनटीपीज को ऐड किया जाता है. वन एडिट सीक्वेंशली वन आफ्टर दी अदर, यानी कि एक एक करके सीक्वेंस वाइज उसको डाला जाता है. तो सबसे पहले एक रिएक्शन मिक्सचर है. रिएक्शन मिक्सचर पर आप जो 4 एनटीपीज होंगे उसको एक एक कर फिल करते जाओगे, ठीक है, डालते जाओगे, ऐड करते जाओगे. एग्जाम्पल, जो सीक्वेंस होता है GCTA का, जो कि अभी मैं आपको फिगर शो करूंगी, उसमें प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस को हम डिटरमाइन करेंगे. अब वो हम देखने वाले हैं. तो अभी ये उसके पॉइंट्स है और उसका फिगर भी देख सकते हैं आप. यहाँ पर है फिगर हमारे पास, बट स्टिल हम लोग पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते तो हम ऊपर आ जाते हैं. यहाँ पर तो ये हम किसके लिए देख रहे हैं? GCTA के लिए देख रहे हैं. ये हमारा मेन है, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है. तो अब हम लोग स्टार्ट भी किससे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल पहला न्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं, जैसे कि जी को ले लिया. जी को लेने के बाद इज एडेड, इट मे और नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, इसको ऐड किया जाता. हो सकता है ये जुड़े या ना भी जुड़े. एट 3' एंड ऑफ द प्राइमर. प्राइमर में 2 एंड्स होते हैं, 5' एंड 3'. जो 3' वाला एंड है हम वहां पर जी को लगाने की कोशिश करेंगे, डिपेंडिंग ऑन वेदर सी इज द नेक्स्ट बेस इन द टेम्पलेट. ये उस पर डिपेंड करता है कि अगला जो हमारा सी अगर होगा तो ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा. अगर जी का केस इनकॉर्पोरेटेड है, पीपीआई जो रहेंगे विल बी रिलीज्ड एज अ रिजल्ट. अगर मान लो जी ने इनकॉर्पोरेट कर लिया, जी अगर जुड़ गया 3' एंड के ऊपर, तो पीपीआई वहां पर क्या होगा? रिलीज हो जाएगा. तो हम हमारा फिगर देख लेते हैं. फिगर में ये हमारा प्राइमर है. प्राइमर का ये यहाँ पर एक सी पार्ट दिखाया गया है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये टेम्पलेट जैसा एरिया है. यहाँ डीएनए पॉलीमरेज को जुड़ता हुआ दिखाया गया है. फिर यहाँ जीटीपी ऐड होता हुआ दिखाया गया है, और यहाँ जी और सी एक दूसरे, मतलब जी के बाद अगर सी आ गया और 3' पे वो जाकर अगर अटैच हो गया तो पीपीआई रिलीज होता है. वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और ये इनकॉर्पोरेशन हमें दिखाया गया है, जिसको यहाँ पर लिखा भी इन्होंने, रिलीज पीपीआई बाय डीएनए पॉलीमरेज एक्शन. ठीक है. अब दूसरा पॉइंट है, एंजाइम एटीपी सल्फराइलेज जो होता है विल नाउ यूटिलाइज, इसको नाउ कर देते हैं, विल नाउ यूटिलाइज द पीपीआई रेसिड्यूज. जो एंजाइम एटीपी सल्फराइलेज है, यहाँ पर जो ऊपर पीपीआई बना, उस पीपीआई को ये एटीपी सल्फराइलेज क्या करेगा? यूटिलाइज कर लेगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा? एपीएस में कन्वर्ट कर देगा, एपीएस के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, और फिर फाइनली एटीपी में बदल जाएगा. तो एटीपी सल्फराइलेज पीपीआई की मदद से एपीएस बन जाता है. एपीएस बनने के बाद वो किस में बदल जाता है? एटीपी में बदल जाता है. हम हमारा डायग्राम देख लेते हैं. डायग्राम कहता है एडिनोसिन 5-फॉस्फेट सल्फेट, यानी कि एपीएस. ठीक है. एपीएस में पीपीआई जुड़ा तो एटीपी सल्फराइलेज की प्रेजेंस के अंदर एटीपी और सल्फेट आयंस यहाँ पर रिलीज हुए. सल्फेट आयंस को ऐसे यहाँ पर डार्क कर देते, थोड़ा सा फेडेड है. ठीक है. तो ये एटीपी का सिंथेसिस हुआ बाय एटीपी सल्फराइलेज. आप ऐसे याद मत रख लेना एटीपी नहीं, ये एटीपी सल्फराइलेज है और यहाँ पर ओनली एटीपी है. ये यहाँ पर मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम हमारा, एटीपी सो प्रोड्यूस इज यूज्ड बाय लूसीफरेज. अब यहाँ पर बन क्या गया? हमारा फाइनली एटीपी बन गया. यहाँ जो एटीपी बना है उसको कौन उठाकर लेकर जाता है? वहां पर लूसीफरेज ले लेता है. लूसीफरेज एक एंजाइम है जो कि क्या करता है? कन्वर्ट करता है लूसीफेरिन को ऑक्सीलूसीफेरिन के अंदर.
तो लूसीफेरिन ऑक्सी लूसीफेरिन में बदल रहा है लूसीफेरिस की प्रेजेंस में और एटीपी की प्रेजेंस में। और उसके बाद ये जो ऑक्सी लूसीफेरिन है ये जनरेट करता है किस चीज़ को, विजिबल लाइट को। मैंने बायोलुमिनेसेंस जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि ऐसे विजिबल लाइट बनती है, उधर ही हमने लूसीफेरिन लूसीफेरेज ये सब पढ़ा है। तो अगर आपको नहीं पता इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं माइंड्समाइंड ट्यूटोरियल्स पर, ठीक है। तो इस तरह से विजिबल लाइट यहाँ पर बन जाती है। अब ये जो लाइट यहाँ पर बनी है कैन बी डिटेक्टेड बाय अ फोटो डायोड। आपको अगर पता करना है ये विजिबल लाइट है तो आप उसको कैसे डिटेक्ट करोगे, फोटो डायोड में देखोगे, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में देखोगे, या फिर उसको सीसीडी कैमरा में देखेंगे। सीसीटीवी नहीं है, सीसीडी कैमरा है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये वर्ड्स आपको पूरे पॉइंट्स याद होने चाहिए, कभी कभी CSIR में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सी वाला हमारा जो रिएक्शन है वो ये रहा, लूसीफेरिन यहाँ पे थोड़ा सा फेडेड है अगेन, लूसीफेरिन प्लस एटीपी, लूसीफेरेस की प्रेजेंस में ऑक्सी लूसीफेरिन प्लस लाइट को जन्म देते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस थी 3rd नंबर वाली, ठीक है। लेकिन ये सारी स्टेप्स तो कौन सी थी, जब अगर जी जो था वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है तब की बात थी। ये सब मैंने बताया था, या तो जी ऐड होता है या फिर वो नहीं इनकॉर्पोरेट होता है, दो चीज़ होती है, या तो कॉर्पोरेट हो जाएगा वो इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। ये 2 पॉइंट्स थे। तो ये सारी बातें जो हमने पढ़ी कब की थी कि जी कॉर्पोरेट हो गया था, वो जुड़ गया था। अगर जी जुड़ गया था तो पीपीआई रिलीज हुआ था, पीपीआई रिलीज हुआ था तो एटीपी सल्फराइलेज एटीपी बना था, एटीपी बना था तो विजिबल लाइट बनी थी। ये तब की बात थी। लेकिन अगर ऐसा केस हो जाए कि जो न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जी की बात कर लो, वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ बाय द पॉलीमरेज, अगर वो नहीं हो पाया, जैसे कि इन द केस ऑफ फर्स्ट सी, अगर पहला सी आ जाए, पहले तो चलो जी आया था तो हो गया, अब पहले सी के केस में अगर ऐसा हो जाए तो कोई लाइट क्या वहां जनरेट होगी, नहीं होगी, क्योंकि इस केस में पीपीआई बना ही नहीं था। पीपीआई बना नहीं था तो फिर क्या होगा, पीपीआई नहीं बनेगा तो वहां एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी तो वहां पर लाइट भी नहीं बनेगी। इसी वजह से ये स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस वहां पर। अब ये जो अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पर जनरेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ एटीपी। जितना ज्यादा एटीपी होगा उतनी ज्यादा लाइट बनेगी। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। सो विच इन टर्न इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ पीपीआई। और अगर कितना एटीपी बनना है वो किस पे रिलेटेड है, वो पीपीआई के ऊपर रिलेटेड है, कि जितना ज्यादा पीपीआई बनेगा उतना ज्यादा एटीपी बनेगा। तो अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग पॉलीमरेज एक्शन, देयरफॉर द पीक लाइट सिग्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीक लाइट सिग्नल होता है पायरोग्राम में, विल बी ट्वाइस एज हाई वेयर द सेम न्यूक्लियोटाइड अकर्स एट 2 कंसेक्यूटिव साइट्स, एग्जाम्पल इन द केस ऑफ फर्स्ट जी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास 3rd वाली चीज आ जाती है कि डीएनटीपी का अगर हम देखें डीएनटीपी है यहाँ पर, तो यहाँ पर इंक्लूडिंग एटीपी है, यह पायरेज है, डीएनडीपी बना, फिर क्या बना यहाँ पर डीएनएमपी बना प्लस फॉस्फेट बना। ये पायरेज एक्शन जो कि डिग्रेड कर रहा है डीएनटीपी को, वो दिखाया गया है। तो एंजाइम जो अपाइरेज होता है कंटिन्यूज टू हाइड्रोलाइज द अनइनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि देखो 2 चीज हो रही है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स भी है जो कि इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं और ऐसे भी है जो इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहे हैं। तो जो हो रहे हैं उसकी प्रोसेस तो आपको याद होगी, विजिबल लाइट तक पहुंचती है, और जो नहीं हो रहे वो कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वो उसका क्या हो रहा है। तो जो अनइनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके ऊपर एंजाइम अपाइरेज वर्क करता है, उनको हाइड्रोलाइज करता है, यानी तोड़ता है पानी की मदद से, एज वेल एज एटीपी जो होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। इसकी वजह से लाइट प्रोडक्शन फिर से ये जो होता है यहाँ पर ड्यू टू एटीपी वो स्टॉप कर जाता है, और जो फ्री डीएनटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और जो डीएनटीपी यहाँ पर बनता है अब वो ऐड होने के अगेन कैपेबल हो जाता है। समझ में आई बात। मैंने क्या कहा कि अगर सबसे पहले शुरू की बात आप याद रखें, अगर न्यूक्लियोटाइड हमारा जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गया तो ये प्रोसेस इजीली हो जाती है, लेकिन अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ तो वो तो वेस्ट हो रहे हैं ना हमारे न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड को वेस्ट नहीं करना है तो एंजाइम अपाइरेज जो होता है वो उसके ऊपर वर्क करता है जाकर, और एज वेल एज एटीपी भी आ जाता है वहां पर, ठीक है। ऐसे वर्क करता है और ऐसे करते करते ये लोग क्या बना लेते हैं, वहां पर डीएनटीपी नाम की कोई चीज बनाते हैं। ये डीएनटीपी जो होता है अब उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। तो डीएनटीपी थोड़ा सा एटीपी अपाइरेज की प्रेजेंस में डीएनडीपी बनाता है, डीएनएमपी बनाता है और फॉस्फेट को बना लेता है। तो ये हमारी पूरी वेरियस रिएक्शंस थी जो कि यहाँ पर देखना, ये वेरियस रिएक्शन थी हमारी जो कि कैटेलाइज करते हैं 4 एंजाइम्स जो कि पायरो सीक्वेंसिंग में थी, और ये उसकी पूरी प्रोसेस थी।
ठीक है, ये हमारा मेथड हो गया पायरो सीक्वेंसिंग का। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन क्या है पायरो सीक्वेंसिंग के, ये यूज किया जाता है कंफर्मेटरी सीक्वेंसिंग में, जैसे कि डिजीज हुआ, जीन्स हुआ, इवन एंटायर जीनोम्स जो होते हैं। ऑल्सो फॉर डी नोवो सीक्वेंसिंग। डी नोवो आपको पता होगा क्या होता है, अगर नहीं पता कमेंट सेक्शन में पूछना, हम उसके बाद लेक्चर बना दूंगी उसके ऊपर। तो उसके अंदर यूज होता है। इसको हम इम्प्लॉय करते हैं जीनोटाइपिंग में, इंक्लूडिंग डिटेक्शन ऑफ SNPs, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को अगर डिटेक्ट करना है तो आप उसको पायरो सीक्वेंसिंग की हेल्प से कर सकते हो। इससे हम सीक्वेंसेस और भी तरह के जो है उनको भी डिटरमाइन कर सकते हैं डिफिकल्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर से। जैसे कि हेयर पिन अगर है, एक हेयर पिन में से भी अगर आपको पता करना है कि सीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं तो वो भी आप कर लोगे। DNA के सेगमेंट्स को ढूंढ लोगे दैट आर नॉट रेडिली सीक्वेंस्ड बाय अदर सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। ठीक है, और लास्ट एप्लीकेशन आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज एंड स्ट्रेन्स बाय एनालाइजिंग बिटवीन 20 and 100 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ 165 rRNA जीन। इतना ज़्यादा डिटेल में भी हम बैक्टीरियल स्पीशीज को, उनके स्ट्रेन्स को एनालाइज कर सकते हैं, उनके इतने न्यूक्लियोटाइड्स देख सकते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली उसका मेन काम है आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। और 2 पॉइंट्स रह गए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स रिप्रेजेंटेड इन cDNA लाइब्रेरी, वो कर सकते हैं। कंपैरेटिव सीक्वेंसिंग टू आइडेंटिफाई वेरियस अक्रॉस दोज जीन्स दैट हैव बीन सीक्वेंस्ड। पायरो सीक्वेंसिंग शोज एक्सीलेंट एक्यूरेसी फॉर एनालिसिस ऑफ पॉलीमॉर्फिक DNA फ्रेगमेंट्स। इससे हम पॉलीमॉर्फिक DNA फ्रेगमेंट्स को भी एक्सीलेंट वे में, एक्यूरेट वे में समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी उसके एप्लीकेशंस की। अब आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी में अगर आपके पास DNA है, इवन 1 pmol यानी पिकोमोल के बराबर भी DNA है, तो आप उससे लाइट को जनरेट कर सकते हो और चार्ज कपल डिवाइस जो CCD कैमरा है उसमें उसको देख सकते हो। मतलब बहुत छोटे अमाउंट के DNA से आपने लाइट जनरेट कर ली, समझ में आ रही बात। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ओवरऑल रिएक्शन जो होती है इसमें पॉलीमराइजेशन होता है, जिससे कि लाइट का डिटेक्शन होता है। इसमें सिर्फ 3 से 4 सेकेंड ही लगते हैं, बहुत फास्ट है। इसके अंदर 99% एक्यूरेसी होती है। सबसे बड़ी बात तो एक्यूरेसी रेट होता है, गलत भी काम नहीं कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। SNP जीनोटाइपिंग में, जिसमें ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं, ये जो एंटायर प्रोसेस होती है इसमें रीडिंग ऑफ पायरोग्राम्स होता है, वो ऑटोमेटेड होता है, यानी कि ह्यूमन एफर्ट हमारा बच जाता है। हमें बैठ के खुद नहीं रीड करना, बल्कि पायरोग्राम हमें रीड करके भी बता देगा, उसका रिजल्ट भी बता देगा। उसके बाद क्या बात आती है, हाईली कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, पैसा ज़्यादा नहीं लगता। एक कॉस्ट अगर हम बात करें सीक्वेंसिंग की, एक सैंपल की, तो सिर्फ 70 सेंट्स के आसपास होती है यूजिंग स्टैंडर्ड पायरो सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। ये इसके एडवांटेजेस है फ्रेंड्स। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती है हर चीज़ में। तो लिमिटेशंस क्या है, ये इट कैन बी यूज फॉर सीक्वेंसिंग रिलेटिवली शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ DNA। हम छोटे सेगमेंट्स ऑफ DNA को ले सकते हैं। एंड सीक्वेंसेस बियॉन्ड 200 न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉट यूजुअल। ये यूजुअल बात नहीं होती कि 200 से ज़्यादा अगर न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वो सीक्वेंस हो पाएगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट जैसा है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है GG TA GCC G। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ G, यहाँ पर कुछ नहीं तो C, इसके बाद यहाँ T A G C, इसके बाद T A G और C, ये न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है। तो ये पायरोग्राम का पैटर्न है एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिराइव्ड फ्रॉम इट है। प्रोडक्शन ऑफ लाइट इंडिकेट्स न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन। अगर स्ट्रॉन्गर लाइट सिग्नल आता है इन रिस्पॉन्स टू एडिशन ऑफ G एंड C, इसका मतलब होता है कि इनकॉर्पोरेशन वहां पर हुआ था। 2 कंसेक्यूटिव साइट्स में यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन हुआ था। वाइल लैक ऑफ सिग्नल, जहाँ पर लैक ऑफ सिग्नल दिख रहा है, जहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ लैक ऑफ सिग्नल नहीं है। एग्जाम्पल फॉर C एंड T, जैसे C के वहाँ पर सिग्नल नहीं आया, यहाँ T के वहाँ सिग्नल नहीं आया, फिर C पर सिग्नल नहीं आया। इससे क्या होता है, लैक ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें बताया जाता है। तो आप ये ग्राफ को देख के समझ सकते हो कहाँ पर इनकॉर्पोरेशन हुआ है। तो यहाँ G पर इनकॉर्पोरेशन हुआ, C पे नहीं हुआ, T पे हल्का सा हुआ, फिर सॉरी T पे तो नहीं हुआ कहना चाहिए बल्कि मुझे। फिर उसके बाद A पर हुआ, G पर भी हुआ, C पर यहाँ हो गया है, यहाँ T पर नहीं हुआ, A पर हुआ है, G पे, ऐसे याद करना है आपको, समझ में आ रही बात। तो ये हमारा पूरा पायरो सीक्वेंसिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। ये RNA सीक्वेंस का थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट है, अगर आप चाहो तो इसको रीड आउट कर सकते हैं। बाकी अभी लेक्चर में हम RNA सीक्वेंसिंग नहीं पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।